तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट 10 का लेक्चर नंबर सेकंड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन जो भी बॉडी शो कर रही होगी, ठीक है, तो उस समय वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, एक्सेलरेशन क्या रहेगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी। तो बेटा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन की करैक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो सबसे पहले आती है तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी क्या रहेगी बच्चे, तो जो भी बॉडी के द्वारा या पार्टिकल के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल की जाएगी अपनी मीन पोजीशन से किसी भी टाइम के ऊपर, तो उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे बच्चे, उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब देखिए, तो कंडीशन ये है कि जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रही होगी, डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी, वो बॉडी क्या होनी चाहिए, उसके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होनी चाहिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूंगा, तो मान लीजिए हमारा कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सर्कल के अंदर मूव कर रहा है बच्चे, और इस सर्कल की रेडियस मैंने क्या ली है, आर ली है तुम्हारे पास। अब इस सर्कल का जो डायमीटर मैं बोल रहा हूँ, मान लो ये डायमीटर होगा तुम्हारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस, इसको मैंने एक्स डैश मान लिया, और ये वाई एक्सिस के अलोंग डायमीटर होगा जिसको हम बोलेंगे वाई डैश। क्लियर है अभी, ये उसका सेंटर होगा तुम्हारे पास। अब इस सर्कुलर पाथ के अंदर मेरा पार्टिकल मान लो इस पी पॉइंट के ऊपर है, यहाँ मान लिया अभी, तो ये डिस्टेंस तुम्हारे पास क्या होगी, आर होगी भाई, ये वाली। तो पी पॉइंट के ऊपर है वो कितने टाइम में, टी टाइम के अंदर। तो बच्चे टी टाइम पे हमारा पार्टिकल पी पॉइंट के ऊपर आ चुका है। अब देखिए, तो वो पी पॉइंट पे जब आया तो उसने डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो मैंने क्या मान ली, थीटा मान ली भाई। और एंगुलर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो कितनी है बच्चे, ओमेगा है। कितनी है, ओमेगा है। तो जब कोई भी पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव करता है तो बेटा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, और उसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो मैंने ओमेगा मान ली जो कि कांस्टेंट है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पी पॉइंट तक कितनी होगी, थीटा मान ली मैंने। अब थीटा को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, थीटा सॉरी ओमेगा को मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ एंगुलर वेलोसिटी को, तो क्या रहेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय में टाइम रहेगा भाई। तो थीटा मेरा क्या बन सकता है यहाँ पे, ओमेगा इंटू टी भाई। तो थीटा की वैल्यू मैं ओमेगा इंटू टी राइट कर सकता हूँ भाई। अब देखो बच्चे, तो पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए, किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। तो जहां भी ये मीट करेगा वो पॉइंट मैंने क्या मान लिया, एम मान लिया। तो एम जो है बच्चे वो क्या है, पी पॉइंट का प्रोजेक्शन कहलाएगा वाई एक्सिस के ऊपर, या वाई डैश डायमीटर के ऊपर। तो वाई पॉइंट का एम जो क्या है, एक प्रोजेक्शन है, कहाँ, वाई डैश के ऊपर। तो प्रोजेक्शन बोलेंगे इस परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलरली जो पॉइंट ऑब्टेन हुआ आपको। इसी वे के अंदर पी पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, जिस भी पॉइंट पे वो टच किया तो वो पॉइंट बच्चे उस पी पॉइंट का उस एक्स एक्सिस पे क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन कहलाएगा भी। तो ये पी पॉइंट का प्रोजेक्शन हो गया जो एन है तुम्हारे पास, और पी पॉइंट का वाई एक्सिस प्रोजेक्शन क्या हो गया, एम हो गया तुम्हारे पास। चलिए भाई, अब देखो बच्चे, मैंने कहा भी ओ से लेके एम तक वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट हुई है पार्टिकल की, वो मैंने वाई बोल दी। पता नहीं है मेरे को, जस्ट मैंने कंसीडर कर ली कि वो वाई है तुम्हारे पास। अब देखो बच्चे, यदि ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी कितना बनेगा भी, थीटा ही बनेगा भी, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो गए भाई। कौन से हो गए, ये और ये दोनों आपस में क्या, पैरेलल है तुम्हारे पास। तो ये लाइन कट कर रही है, तो बोथ आर अल्टरनेट एंगल। तो देखो बच्चे, इन ट्राइंगल ओ एम पी जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसके अंदर हम चलते हैं। हमें ओ पी का पता है, ओ पी क्या है, तुम्हारे इस सर्कल की रेडियस है भाई। तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए वाई एक्सिस के लॉन्ग में कितने ट्रैवल कर रही है, तो मेरे को ये वाई निकालना है, ये मेरे पास गिवन है और ये एंगल गिवन है। तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ इस ट्राइंगल में साइन थीटा भाई, जो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के नाम का जो तुम्हारे पास परपेंडिकुलर रहेगा बच्चे, वो क्या रहेगा तुम्हारे पास, ओ एम रहेगा भी, ये ओ एम हुआ। और हाइपोटेनिस क्या होगा तुम्हारे पास, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये हाइपोटेनिस हुआ ओ पी। तो साइन थीटा
इज इक्वल टू ओ एम, तुम्हारे पास क्या माना हमने, वाई माना, और ओ पी रेडियस जो कि क्या है तुम्हारे पास आर है भाई। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आती है, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो बच्चे ये क्या है, मेरे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है भाई ये चलो भाई, या दूसरे एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी, ओमेगा टी। और ये क्या एंगल है जो इनिशियली उसने बना रखा था तुम्हारे पास टी टाइम के ऊपर। चलो बच्चे, और आर क्या होगा तुम्हारे पास, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, किसका, डिस्प्लेसमेंट का, वाई डिस्प्लेसमेंट का। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है, आर हो सकती है भी। अब आपका पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल कर सकता था अभी, ये मेन पोजीशन मान लीजिए, तो आर ही होती भी मैक्सिमम, तो रेडियस के बराबर ही होती, तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, मैग एम्पलीट्यूड होगा अभी। अब देखो बच्चे ये आ गया अभी। अब इन टर्म ऑफ कोस भी निकाल सकते थे। अब तुम मान लो यहाँ ये वाला ट्राइंगल उठा लेते हैं भाई, ये वाला, और तुम ओ से लेके एन तक के डिस्टेंस को तुम एक्स मान लेते, तो आपकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, एक्स इज इक्वल टू आर कोस ओमेगा टी आता बच्चे, ये आती है, तुम ये वाला ट्राइंगल उठा के करते तो। चलिए भाई, इसके बाद आता है तुम्हारे पास सेकेंड टर्म, वो आती है एम्पलीट्यूड के बारे में भाई। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है बच्चे एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चे, जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की जाएगी पार्टिकल के द्वारा अपनी मीन पोजीशन से, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे, जो कि आर होने वाली है। तो बेटा वाई डिस्प्लेसमेंट तो हमने इससे रिप्रेजेंट की ना, इससे वाई एक्सिस के लो। तो ये मैक्सिमम कब हो सकती है भाई डिस्प्लेसमेंट, जब साइन क्या क्या हो तुम्हारे पास, मैक्सिमम वैल्यू हो साइन की। तो मैक्सिमम साइन की कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। और 1 कब होगी, जब एंगल कितना हो तुम्हारे पास, 90 डिग्री हो। तो साइन ओमेगा टी मैक्सिमम बच्चे 1 हो सकता है। और 1 कब होगा ये, जब ओमेगा टी मीन्स जो थीटा जो तुमने बोला था वो कितना हो, 90 डिग्री हो। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, उस समय r आएगी, और जो तुम कहोगे क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है भाई। तो ये था हमारे पास एम्पलीट्यूड के बारे में। और एम्पलीट्यूड को डिनोट किससे करेंगे, स्मॉल r से डिनोट करेंगे भी। इसके बाद आते हैं बच्चे हम हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका नाम रहेगा वेलोसिटी। नंबर था वेलोसिटी। तो बच्चे वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ, वो क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, वेलोसिटी कहलाएगा भी। तो बच्चे मैंने वेलोसिटी को ये बोल दिया v, डिस्प्लेसमेंट तुमने क्या बोली थी, y बोली थी। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे राइट करोगे, dy बाई डी टी। हेयर डी बाई डी टी रिप्रेजेंट द चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किस में चेंज, y में। y क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। तो ये हो गया बच्चे। अब y की वैल्यू हम पीछे निकाल के आए थे भाई, वो क्या थी तुम्हारे पास, r साइन ओमेगा टी, r साइन ओमेगा टी था भाई। अब करो भाई, अब बेटा डी बाई डी टी क्या होता है, डेरिवेटिव होता है तुम्हारे पास। तो डेरिवेटिव करना है भाई हमें इस पूरी की पूरी टर्म का भाई। आर क्या है, कांस्टेंट रहेगा, कभी भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में पड़ी हो तो उसका डेरिवेटिव नहीं होता, वो डेरिवेटिव के साइन से क्या आती है, बाहर आती है। तो डेरिवेटिव सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में किसका होगा, साइन ओमेगा टी का होगा बच्चे। और साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है तुम्हारे पास, कोस होता है भाई, कोस ओमेगा टी। और फिर बाद में एंगल जो है ना, एंगल का भी डेरिवेटिव करेंगे भाई। एंगल है ओमेगा टी, ओमेगा टी का डेरिवेटिव करो भाई तुम्हारे पास डी बाई डी टी, एंगल का डेरिवेटिव कीजिए। तो ओमेगा तो मैंने कांस्टेंट ली थी भाई, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ली थी, तो ओमेगा का नहीं होगा, तो डी टी बाई में डी टी। तो डी टी बाई डी टी कितना होगा तुम्हारे पास, 1 होगा भी। तो ओनली आंसर कितना है, ओमेगा आया। तो एंगल का डेरिवेटिव कितना आया, ओमेगा। वो कहाँ लगाओगे, मल्टीप्लाई में लगाओगे। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है बच्चे, आर ओमेगा कोस ओमेगा टी आई भाई, ठीक है। अब देखो, तो हमने ये फॉर्मूला सुना हुआ है कि साइन स्केयर थीटा प्लस में कोस स्केयर थीटा जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा आएगी भाई, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा आएगा बच्चों। तो थीटा मेरा ओमेगा टी है, तो यहाँ पे देखना v इज इक्वल टू
आर ओमेगा। तो कोस ओमेगा टी की जगह बच्चे हम क्या रख रहे हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्केयर ओमेगा टी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्केयर ओमेगा टी, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी भाई। अब देखो बच्चे, साइन ओमेगा टी की वैल्यू आप निकाल सकते हो इस इक्वेशन से भाई, जो आपने यहाँ यूज की। वाई की वैल्यू कितनी यूज की यहाँ पे, आर साइन ओमेगा टी, ये यूज की भाई। यहाँ से साइन ओमेगा टी की मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वो मेरे पास आने वाली है वाई डिवाइड बाय में आर। तो वाई डिवाइड बाय में आर यहाँ पुट कीजिए भाई, v इज इक्वल टू आर ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई बाई आर पुट हो गया अभी साइन ओमेगा की टिक है, साइन ओमेगा टी के प्लेस पे, लेकिन उसका स्केयर करना है, ये मैंने स्केयर कर दिया अभी तुम्हारे पास। चलो भाई, तो कितना आया, आर ओमेगा अंडर रूट, लीजिए भाई कितना बना, 1 माइनस वाई स्केयर डिवाइड बाय में आर स्केयर बना बच्चों। एलसीएम ले लो भाई इसका, तो एलसीएम लेते तो क्या बनेगा, आर ओमेगा अंडर रूट कंप्लीट पे आएगा आर स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइड बाय में आर स्केयर, ये आया भी एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि यहाँ तो 1 है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, आर स्केयर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही ऑब्टेन होगा हमें। तो क्या बना बच्चे, दोनों अंडर रूट है, ऊपर वाली टर्म को अलग अंडर रूट में लिखा, नीचे वाली को अलग लिखा भी, ऊपर वाली को लिखी आर स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइड बाय में अंडर रूट आर स्केयर, अलग लिख दिया भी। अब इसका अंडर रूट तो स्केयर से कैंसिल आउट हुआ, ओनली आर बचा, अब आर से ये आर कैंसिल आउट हुआ, तो ओनली हमारा रिजल्ट क्या बचता है, ओमेगा अंडर रूट आर स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये लो बच्चे। तो फाइनली जो मेरी वेलोसिटी आई वो कितनी आई, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट आर स्केयर माइनस वाई स्केयर। चलो बच्चों, अब यहाँ पे हम इसके कुछ स्पेशल केस करते हैं। सबसे पहला जो स्पेशल केस है वो मैं ये मान लेता हूँ कि यदि y की वैल्यू कितनी हो, 0 हो गई, पहले केस में मैं ये मान रहा हूँ। अब y की वैल्यू 0 कहने का मतलब क्या है, मान लो यहाँ मीन पोजीशन है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए आपकी वो एक्सट्रीम पोजीशन है, मान लो इसको तुम ए बोल रहे हो, यहाँ भी एक्सट्रीम पोजीशन है दूसरी साइड में, इसको तुमने बी बोल दिया भाई। अब देखो, तो y0 का मतलब क्या है, मेरा पार्टिकल कहाँ है, मीन पोजीशन पे ही है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा अभी, वो कहाँ है, रेस्ट पे है। तो y इज इक्वल टू 0 का मीनिंग तो ये हुआ, अभी पार्टिकल एट रेस्ट पे है। तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर होगा अभी अकेला, तो कितनी आएगी, ओनली ओमेगा आर आएगा अभी, क्या आएगा, ओनली ओमेगा आर आया अभी। तो जो कि क्या होगी, हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी बच्चे, कहाँ, मेन पोजीशन के ऊपर। सेकंड स्पेशल केस में मान लो कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, आर है भाई, मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर मान ली भाई। तो इसका मतलब मेरा पार्टिकल कहाँ है, या तो यहाँ है या फिर यहाँ है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ये मैंने मान लिया अभी। तो उस समय वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होने वाली है बच्चे, ओमेगा आर स्केयर, यहाँ भी आर पुट करना है, तो आर स्केयर कितना हुआ, 0 हुआ तुम्हारे पास, तो कितना बचा यहाँ पे, 0 ही बचा भी, तो वेलोसिटी कितनी आई, 0 आई। तो इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, जो एग्जीक्यूट कर रहा हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या रहेगी, 0 रहेगी, जो कि होगी मिनिमम। तो वेलोसिटी पार्टिकल की मिनिमम रहेगी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, और मैक्सिमम रहेगी बच्चे कहाँ, मीन पोजीशन के ऊपर भाई। ये था हमारा किसका कंसेप्ट, वेलोसिटी का कंसेप्ट बच्चे। इसके बाद आते हैं हम एक्सेलरेशन के ऊपर। आइए भाई, थर्ड में आता है बच्चे हमारा क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो अब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू रहती है तुम्हारे पास, वो हमने पढ़ रखा है, क्या होता है, dv बाय में dt। तो क्या रहेगी बच्चे, dv बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख दिया अभी एक्सेलरेशन का तुम्हारे पास। अब बच्चे देखो, v की जो वैल्यू आई थी, आर ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये वैल्यू आई थी भाई। अब पुट करो ऊपर वाली में, एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में, d बाई डी टी, v की वैल्यू आर ओमेगा कोस ओमेगा टी। चलो भाई, तो अब हमने इस पूरी टर्म का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इस टर्म में r है वो एम्पलीट्यूड है,
जो कि कांस्टेंट रहेगा, अभी उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, और ये मैंने मानी थी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो दोनों तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इनका डेरिवेटिव नहीं होगा। यदि ये मल्टीप्लाई में है तो ये डेरिवेटिव के साइन से क्या रहेंगे, बाहर रहेंगे अभी। तो ये रहा हमारा ओनली डेरिवेटिव के अंदर। तो अब देखो, तो कोस का जो डेरिवेटिव होता है बच्चे वो होता है माइनस साइन ओमेगा टी। फिर वापस से आप एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, ओनली ओमेगा आएगा भी, जैसे पिछले केस में आया था। तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव वो मल्टीप्लाई में लिख दिया, वो ओमेगा आया। तो मेरे पास क्या बनता है, माइनस का साइन ये रहा आर ओमेगा स्केयर इंटू में साइन ओमेगा टी रहा भाई, ये रहा बच्चे। अब y की वैल्यू जो तुम पढ़ के आए थे, वो पढ़ के आए थे r साइन ओमेगा टी, ये पढ़ के आए थे भाई। अब देखो, तो जहां r साइन ओमेगा टी दिखा, मैंने वहां पे क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया भी। तो r और साइन ओमेगा टी दोनों की प्लेस पे पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आया, माइनस वाई ओमेगा स्केयर आया भाई। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन जो होगी पार्टिकल की या बॉडी की जो एग्जीक्यूट कर रही होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अनदर डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये भी रहेगी कि जब किसी भी बॉडी की जो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उसकी डिस्प्लेसमेंट के, और साथ में क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो डिस्प्लेसमेंट के एक्सेलरेशन। तो हम बोलेंगे वो कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है बच्चे। अब आते हैं इसके स्पेशल केस के ऊपर। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला भी। अब स्पेशल केस पे आते तो हमारे पास, अब पहला स्पेशल केस मैं ये करता हूँ कि मान लीजिए जब हमारे y की वैल्यू क्या होती, जीरो होती है। y की वैल्यू जीरो का मतलब पार्टिकल कहाँ है, मेन पोजीशन पे है, मतलब वो रेस्ट पे ही है। तो उस समय उसकी एक्सेलरेशन क्या रहेगी, जीरो रहेगी। y की वैल्यू जीरो पुट करो तो जीरो ही आएगा तुम्हारे पास। तो इसका मतलब मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन पार्टिकल कितनी रहेगी, जीरो रहेगी, जो कि क्या होगी, मिनिमम होगी। और दूसरा स्पेशल केस मैं ले रहा हूँ कि जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो, मतलब एम्पलीट्यूड के बराबर हो, तब हमारी जो एक्सेलरेशन जो रहेगी वो कितनी रहेगी, माइनस वाई, हम यहाँ पे आर स्केयर पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहेगी भाई, सॉरी, ए इज इक्वल टू माइनस वाई किसे पुट करना था, आर ओमेगा स्केयर, ये रहेगा बच्चे, जो कि क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, जो कि कहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, मेन पोजीशन पे मिनिमम। वेलोसिटी के केस से बिल्कुल क्या है, उल्टा है भाई। इसके बाद आते हैं बच्चे तुम्हारा फेज के बारे में। फेज बच्चे देखो भाई, फेज क्या कहते हैं तुम्हारे पास, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, एक्सेलरेशन हो गई, ठीक है, वेलोसिटी हो गई। अब फेज क्या होता है बच्चे, देखो जो भी एंगल बना के चल रहा है हमारा पार्टिकल अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। और कई बार फेज को हम टाइम पीरियड की फॉर्म में भी शो कर देते हैं। अभी जैसे हमने लिखा था y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, ये लिखा था। तो बच्चे ये जो एंगल आपको दिख रहा है, तो ये क्या आपका फेज है, ये क्या रहेगा, फेज एंगल रहेगा यहाँ पे। तो मेरा पार्टिकल कितना फेज एंगल बना रखा है उसने टी टाइम के ऊपर, ओमेगा टी फेज एंगल बना रखा है भी, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रखा है। अब मैं ये लिखता, मान लो भाई ओमेगा टी उसने यहाँ बनाया था, अब पिछले वाले केस में हमने ये बना रखा है तुम्हारे पास, मान लो यहाँ था हमारे पास पार्टिकल, यहाँ था ओमेगा टी, ये बोल दिया। अब मैंने कहा कि वो फाइव और बना के चलिया गया, अभी कितना और बना के चलिया गया, मान लो फाइव और बना के चलिया गया, मैंने ये कह दिया। तो टोटल फेज कितना हो गया तुम्हारे पास, वहाँ ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया अभी, ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया। या उल्टा मान लीजिए, जैसे कि यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ, ये स्टार्टिंग में एंगल था हमारा कितना, फाइव था भाई, मान लो फाइव एंगल बना के मेरा पार्टिकल यहाँ पहुँच गया भाई। तो ये शुरू में मैंने एंगल कंसीडर किया, फेज एंगल कंसीडर किया। बाद में मैंने कहा भी टाइम जब टी हो गया तुम्हारे पास, उस समय मेरा पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया भाई। तो वहाँ एंगल और कितना बना गया, वो ओमेगा टी और बना गया। अब टोटल फेज कितना हो गया, फाइव प्लस ओमेगा टी हो गया। अभी कितना हो गया, फाइव प्लस ओमेगा टी हो गया। तो जो भी साइन और कोस के साथ जो भी आपको क्या मिले, एंगल मिलेगा, वो हम क्या बोलेंगे, उस पार्टिकल का फेज एंगल बोलेंगे भाई। अब यदि इस समय में
इस फंक्शन को कैसे लिखता, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, मैं ये लिखने जाता भाई, ये लिखता तुम्हारे पास, क्योंकि अब की बार एंगल कौन सा हो गया, ओमेगा प्लस फाई टी, तो ओमेगा टी प्लस फाई इज द फेज एंगल ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, टी टाइम के ऊपर है भाई। अब देखो बच्चे, अब इनिशियल फेज की मैं बात करूं, कौन से फेज की, इनिशियल फेज की बात करूं। अब इनिशियल फेज क्या होगा, टाइम जीरो के ऊपर जो भी फेज एंगल होगा मेरे पार्टिकल का वो क्या कहलाएगा, उसका इनिशियल फेज कहलाएगा। अब टाइम की वैल्यू जीरो पुट करो, यहाँ पे जीरो पुट करते हो तो एंगल कितना रहेगा, ओनली फाई रहेगा, नहीं रहेगा, तो फाई क्या होगा उसका बच्चे, इनिशियल एंगल, फेज एंगल रहेगा भाई, इनिशियल फेज एंगल। इसके बाद में बात करते हैं बच्चे फेज डिफरेंस की, भी फेज डिफरेंस क्या होता है। देखो फेज डिफरेंस, तो बच्चे फेज डिफरेंस को हमेशा हम डेल फाई से डिनोट करेंगे, यदि हमें कहीं भी जरूरत पड़ी डिनोट करने की, नीड हुई तो डेल फाई। अब मान लो हमारा ए पार्टिकल है कोई भी, अब मैं कह दूं भाई उसका फेज कितना है, ओमेगा टी है, कितना है, ओमेगा टी है भाई, साइन का जो एंगल है वो ओमेगा टी बना हुआ है, और कोई बी पार्टिकल है अभी उसका फेज मैंने ये कह दिया ओमेगा टी प्लस फाई है, ओमेगा टी प्लस फाई है, तो दोनों के दोनों पार्टिकल का फेज डिफरेंस कितना हुआ, दोनों की घटाकर दोनों के फेज की, अब ओमेगा टी माइनस फाई, सॉरी प्लस फाई माइनस में ओमेगा टी, तो कितना आया तुम्हारे पास, फाई आया, कितना आया, फाई, तो फाई क्या है, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस आया बच्चे, क्या है, फेज डिफरेंस। तो इसके बाद है बच्चे फेज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट velocity and acceleration of a particle executing simple harmonic motion। तो बच्चे हम ये देखेंगे कि जो कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तुम्हारे पास, तो उसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन के बीच क्या फेज संबंध रहेगा भी, क्या एंगल संबंध रहेगा भी उनके बीच में। देखो y इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते थे आर साइन ओमेगा टी आया था, क्लियर। अब वेलोसिटी जो थी तुम्हारे पास बच्चे वो क्या थी, आर ओमेगा कोस ओमेगा टी थी बच्चे, थी। अब दोनों के मैं एंगल देखूं तो y डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना बना रही है, फेज कितना बना रही है, ओमेगा टी, लेकिन v कितना बना रही है, ओमेगा टी, लेकिन दोनों के फेज को मैं बात करूं यहाँ पे सेम कह सकता हूं, लेकिन यहाँ नहीं कहूंगा क्योंकि दोनों का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो वो क्या है, अलग अलग है। अभी दोनों का ट्रिग्नोमेट्री रेशो मतलब दोनों के दोनों जो फंक्शन है ना वेलोसिटी के और डिस्प्लेसमेंट के, वो सेम फंक्शन के साथ वेरी नहीं कर रहे, तो दोनों का फंक्शन पहले सेम करो, उसके बाद ही हम इनके फेज की बात करेंगे। यहाँ देखो तो वेलोसिटी जो है मैंने यहाँ लिखा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर ओमेगा, और ओमेगा टी को मैंने सॉरी आर ओमेगा इसको लिख दिया मैंने क्या, साइन ओमेगा पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, ये लिख दिया अभी, साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। अब देखो पाई बाय 2 कितना होता है, 90 होता है तुम्हारे पास, पाई 180। अब साइन 90 पे हमेशा कन्वर्ट होता है, चेंज होता है किसमें, कोस में, और एंगल कौन सा लेगा, सेकंड वाला, तो क्या बनेगा, कोस ओमेगा टी, मतलब यही वाली टर्म बनेगी, नहीं बनेगी। तो इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये देखिए अभी। तो अब देखो इन दोनों का वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का जो साइन फंक्शन है वो सेम हो चुका है, अभी दोनों के फंक्शन साइन साइन है। अब फेज को आप कंपेयर करोगे क्योंकि दोनों के दोनों जो वेरी कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो साइन की फॉर्म में चल रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ तो एक साइन की फॉर्म में था और एक कोस की फॉर्म में था, इसलिए कंपैरिजन कभी नहीं किया जा सकता इनका। अब यहाँ कंपैरिजन किया जा सकता है, तो यहाँ देखो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या कह रही है, अभी मैंने तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, डिस्प्लेसमेंट वाई कह रही है कि मैंने तो एंगल कितना बनाया, ओमेगा टी बनाया अभी हॉरिजॉन्टल के साथ, ये कह रही है।
और वेलोसिटी कह रही है, मतलब ये वाई थी, वेलोसिटी कह रही है मैंने कितना एंगल बनाया है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। मतलब भाई ओमेगा टी तो मैंने बनाए रखा ओरिजेंटल से, लेकिन प्लस में क्या बना रखा है, पाई बाई टू और बना रखा है। मीन्स यहाँ ये 90 का और दिखा दूं मैं, यहाँ पे ये 90 का हो गया, पाई बाई टू हो गया ये, लेकिन ओवरऑल टोटल कितना हो गया ये वाला, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो गया, नहीं हो गया। तो ये कौन है तुम्हारे पास, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी आगे है, मेरा पार्टिकल इस प्रकार रोटेट कर रहा था अभी, मतलब यहाँ से ऐसे जा रहा था इस प्रकार, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मतलब मेरी डिस्प्लेसमेंट पीछे है, लेकिन वेलोसिटी क्या जा चुकी है, आगे जा चुकी, कितनी आगे जा चुकी है, वाई से मैं तुलना करूं तो पाई बाई टू आगे जा चुकी है, यहां से यहां तक देखो सिर्फ पाई बाई टू आगे जा चुकी है। तो तुम कहोगे कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को लीड कर रही है बाय एंगल पाई बाय टू। तो ये फेज रिलेशनशिप रहेगा। और दोनों में फेज डिफरेंस की बात करो बच्चों, दोनों में तो फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है, पाई बाय टू का दिख रहा है, भी ध्यान से देख लो। और कौन आगे है, वेलोसिटी आगे है, कितना आगे है, पाई बाय टू, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। या ये कह दो भी डिस्प्लेसमेंट पाई बाय टू एंगल पीछे है, किससे, वेलोसिटी से भाई। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे एक्सेलरेशन के साथ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। अब v की वैल्यू हमने पढ़ी r ओमेगा कोस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन की जो मैं बात करूं तुम्हारे पास बच्चे, वो हमारी वैल्यू जो आई थी माइनस ओमेगा स्केयर r साइन ओमेगा टी, ये हमने पढ़ी थी। और इसकी जगह पे मैंने क्या रखा था, वहां पे y रखा था बच्चे, क्या रखा था, y रखा था। चलो भाई अब क्या करते हैं, दोनों का फेज चेंज सेम करते हैं अभी, लेकिन यहाँ पे कोस है, यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास साइन फंक्शन। तो कोस और साइन फंक्शन को या तो कोस कोस बना लो दोनों जगह, या क्या बना लो, साइन साइन बना लो। तो मैंने एक्सेलरेशन के साथ छेड़खानी की, a इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर आर, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, कोस पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी। तो मतलब एक्सेलरेशन में जो साइन फंक्शन था ना, उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, कोस फंक्शन में कन्वर्ट किया। अब यहाँ देखो कोस पाई बाय टू पे चेंज होगा, किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, लेकिन पाई बाय टू में कुछ ऐड हो रहा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, अभी 0 से लेकर 90, 90 से लेकर 180, ये वाला हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, नहीं गया अभी कोस। तो सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन भी तो आएगा। तो इसको क्या लिखोगे, माइनस कोस ओमेगा टी लिखोगे, यदि लिखना चाहो तो इस पूरी वैल्यू को माइनस कोस ओमेगा टी। तो ये रहा भाई माइनस, सॉरी साइन चेंज हुआ ना पाई बाय टू पे, कोस साइन में, तो यहाँ पे साइन आएगा अभी। तो क्या लिखोगे इसकी जगह पे, माइनस साइन ओमेगा टी लिखोगे बच्चे, किसकी जगह पे, कोस पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी के ऊपर, ठीक है। इसको ये लिखेंगे, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब देखो भाई, अब इन दोनों में कंपैरिजन करो बच्चे, इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करो, कोस, या इसको एक बार अच्छे से कंपेयर करने लिख लो, ओमेगा स्केयर आर कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। अब देखो भी दोनों का, या इन दोनों का देखो क्या नजर आ रहा है, या ओमेगा टी है कोस का एंगल, या कोस का एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, मतलब फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है दोनों में, पाई बाय टू का आ रहा है। या तुम कह सकते हो भी एक्सेलरेशन अब आगे है वेलोसिटी से, कितने एंगल से, पाई बाय टू फेज एंगल से आगे है। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाय टू का हुआ। या ये कह दो भी v है वो लैग बिहाइंड द एक्सेलरेशन बाय फेज एंगल पाई बाय टू, भाई पीछे है भाई v a से पाई बाय टू एंगल। चलो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारी एक्स डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में हो गया फेज रिलेशनशिप, और एक्सेलरेशन में और वेलोसिटी में भी हो गया। अब बात करते हैं y में और a में। y की जो वैल्यू है वो कितनी थी, r साइन ओमेगा टी। अब a की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, माइनस ओमेगा स्केयर r साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू आई थी हमारी। अब इसमें देखो भाई, तो ओमेगा स्केयर r, तो इसको मैं लिख रहा हूं क्या, साइन पाई प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूं, पाई प्लस ओमेगा टी भाई। माइनस साइन नहीं है, देखो माइनस मैंने एडजस्ट कर दिया, माइनस क्या कर दिया मैंने, एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ देखिए ध्यान से क्या है तुम्हारे पास, अब मैं इसको तोड़ना चाहूँ, साइन पाई, पाई पे कभी वैल्यू चेंज नहीं होती साइन की, साइन साइन ही रहेगा।
तो साइन साइन रहेगा, ओमेगा टी एंगल दूसरे वाला। लेकिन ये देखो ना कौन से क्वाड्रेंट में गई, थर्ड में गया भाई, क्योंकि पाई के अंदर कुछ ऐड होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन आएगा अभी। तो सेम वही वैल्यू आएगी नहीं आएगी ऊपर वाली, तो माइनस साइन मैंने एडजस्ट कर दिया। अब दोनों में देखो फेज एंगल, इन दोनों में देखो भाई, वाई में और ए में क्या पाई का फेज एंगल नजर आ रहा है डिफरेंस, तो पाई फेज डिफरेंस रहेगा किस किस के बीच में, वाई के और ए के बीच में। तो ये था बच्चे हमारे पास फेज रिलेशनशिप का कंसेप्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे आता है बच्चे हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, टी से टाइम पीरियड लिख दिया मैंने, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बच्चे हमें क्या निकालनी है, एक पार्टिकल जिसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए डेरिवेशन निकाल के दिखाना है। बच्चे देखो, जो पार्टिकल क्या कर रहा है तुम्हारे पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है, उसकी जो एक्सेलेरेशन हम पढ़ के आए थे तुम्हारे पास, ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई पढ़ के आए थे भाई सर। अब ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा तुम्हारे पास, यहाँ से निकालो, ए बाई वाई आएगा। अब तुम्हें टी की या न्यू की वैल्यू चाहिए भी, अब टी और न्यू की वैल्यू तुम्हें ओमेगा से ही मिल सकती है। ओमेगा तुम्हारे पास कितना होता है, 2 पाई बाई टी होता है, या 2 पाई इंटू न्यू होता है, यही होता है ना। तो ओमेगा से ही मिलेगी, तो ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ। तो बच्चे अब यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, अंडर रूट ए बाई वाई आती है, ए बाई वाई आई भाई। तो ओमेगा को लिखा मैंने 2 पाई इंटू न्यू लिख दिया अभी, ओमेगा की जगह में ये राइट कर दिया, लिख सकते हैं अंडर रूट ए बाई वाई आ गया बच्चे। तो न्यू की वैल्यू कितनी आई, 1/2 पाई अंडर रूट ए बाई वाई आई, ठीक है। और साथ में जो टाइम पीरियड जो रहेगा वो तुम्हें पता है भी रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का भी, पलट दो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को, तो 2 पाई पलटने के बाद ऊपर चला गया, इसको पलटो तो ऊपर वाई आएगा, नीचे क्या आएगा, ए आएगा। ये लो भी दोनों एक्सप्रेशन आ गए हमारे पास, टाइम पीरियड का भी और फ्रीक्वेंसी का भी, जिनका हम आगे यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एक्सलरेशन डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और टाइम पीरियड क्या रहेगा, इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एक्सलरेशन। तो ये रहेंगे बच्चे हमारे पास एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद आता है रिस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्स कांस्टेंट। दोनों के बारे में आप पहले से ही फैमिलियर है, यूनिट नंबर 4 से, यूनिट नंबर 4 में आप पढ़ चुके हो इन दोनों चीज़ों के बारे में, दोबारा से फिर डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, तो रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी को उसकी डीफॉर्म्ड मतलब बिगड़ी हुई शेप से वापस ओरिजिनल शेप में लेके जाता है, उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अब मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है या फिर कोई रबड़ है, हमने बच्चे उसको स्ट्रेच कर दिया, मान लो इस प्रकार स्ट्रेच कर दिया भाई, तो स्ट्रेच करते ही मैं उसको छोड़ दूं, अब मैंने स्ट्रेच किया एक्सटर्नल फोर्स लगा के, अब मैं उसको छोड़ दूं, वो वापस अपनी उसी शेप में चला जाएगा भाई जो शुरू में थी। तो जिस फोर्स के साथ वो वापस उसी शेप में गया, या जो फोर्स उसको वापस उसी शेप में लेके गया बच्चे, उस फोर्स का नाम क्या रहता है, रिस्टोरिंग फोर्स। जो बॉडी की शेप को रिस्टोर करता है इनिशियल स्टेट में तुम्हारे पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं बच्चे। और फोर्स कांस्टेंट जो रहता है वो क्या रहता है, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। भाई यूनिट डिस्प्लेसमेंट में कितना रिस्टोरिंग फोर्स आया, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, फोर्स
कांस्टेंट बोलते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स को मैं यहाँ F लेके चलूँगा और फोर्स कांस्टेंट को यहाँ पे मैं K लेके चलूँगा भाई। देखिए हम एक एग्जाम हम समझते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग है, ठीक है, और मैंने क्या कर रखा है, इसके एक एंड पे एक M मास की बॉडी को फिक्स कर रखा है, और दूसरा जो इसका एंड है बच्चे वो मैंने A नाम के हुक पे अटैच कर रखा है, वहाँ फिक्स कर रखा है। तो इस स्प्रिंग के एक एंड पे मैंने एक एंड को कहाँ फिक्स कर रखा है, हुक A पे फिक्स कर रखा है तुम्हारे पास, और दूसरे एंड में मैंने क्या कनेक्ट कर रखी है, एक बॉडी कनेक्ट कर रखी है जिसका मास कितना M है तुम्हारे पास। अब देखिए बच्चे, तो मैंने इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। तो मेरा जो स्प्रिंग था वो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड थे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो गए बच्चे मान लो तुम्हारे पास, यहाँ तक आ गया भाई। तो यहाँ से मेरा स्प्रिंग इस पोजीशन पे आ गया भाई। मैं कह दूं भाई डिस्प्लेसमेंट जो ये बचे स्प्रिंग की वो कितनी होगी, मान लो x डिस्प्लेसमेंट होगी, कितनी होगी x। तो मैंने खुद ने इसके ऊपर क्या लगाया था, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया था भाई, FEXT एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, जिसके कारण इसके अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी बच्चे, x डिस्प्लेसमेंट। अब जितना ज़्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अब देखो, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से इस फोर्स को हटा लूँ तो उसी दौरान मेरा जो ये स्प्रिंग होगा वो वापस से ऐसे सिकुड़ के इसी शेप में आ जाएगा भाई, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो मेरा फोर्स हटाने के बाद एक नया फोर्स इसके अंदर डेवलप हुआ जिसने स्प्रिंग को वापस उसी शेप में स्टोर कर दिया अभी। तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इस तरफ रहेगी भी उस रिस्टोरिंग फोर्स की। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है F, जो इस डायरेक्शन में होगा। तो जिस डायरेक्शन में आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में ही किसी भी बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड आइडियल केस के लिए, परफेक्टली इलास्टिक के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मीन्स एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जो रहेगी बच्चे वो तुम्हारे पास इक्वल रहेगी किसके, रिस्टोरिंग फोर्स के, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो मैंने क्या लगा दिया, माइनस साइन यूज कर लिया अभी, क्लियर है। तो अब देखो, तो एक हुक्सला आता है हमारे पास हमारी फिजिक्स के अंदर। तो हुक्सला क्या कहता है तुम्हारे पास, वो ये कहता है भाई जो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके भाई, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के तुम्हारे पास। और राइट कैसे किया जाएगा उसको, FEXT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ऐसे राइट किया जाएगा बच्चे, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे यूज कर लूँ रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू जो कितनी थी, -F थी भाई, -F यूज किया, ये हो गया तुम्हारे पास, क्लियर है। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन अपोजिट थी, माइनस साइन मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब मैं लिख सकता हूँ कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, वेक्टर लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे किसके, डिस्प्लेसमेंट के तुम्हारे पास, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी भाई। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी उससे अपोजिट डायरेक्शन में कौन डेवलप होगा, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। अब यहाँ देखो बच्चे, तो जब भी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं, मैंने वहाँ से रिमूव किया भाई, तो रिमूव करते तो वहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, जो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, K लिखा, ये रहा तुम्हारे पास x और ये रहा माइनस साइन बच्चे, ठीक है। और इसका नाम क्या है तुम्हारे पास, इस कांस्टेंट का क्या नाम रहेगा, फोर्स कांस्टेंट, या बोल दीजिए बच्चे क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जो रहेगी वो कैसे रहेगी तुम्हारे पास, फोर्स डिवाइड बाय में डिस्प्लेसमेंट, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ ओनली। तो रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, F डिवाइड बाय x यूज करेंगे। तो यहीं से इसको डिफाइन किया गया, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। भाई यूनिट डिस्प्लेसमेंट में कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है उसको डिफाइन किया गया इन टर्म ऑफ अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। बच्चे इसकी ऐसा यूनिट जो रहेगी तुम्हारे पास वो क्या रहेगी, देखो
अब फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स क्या रहता है, न्यूटन रहता है, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, मीटर रहेगी। तो क्या बनी तुम्हारे पास ऐसा यूनिट, न्यूटन पर मीटर पर लिख दो या न्यूटन पर मीटर को ऐसे लिख दो भाई, इट्स योर चॉइस। और डायमेंशनल फॉर्मूले की मैं बात करूं बच्चे, तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। तो न्यूटन एफ डिवाइड बाई एक्स, एफ फोर्स का क्या होता है MLT-2, और एक्स का क्या होता है बच्चे एल होता है। तो एल से एल तो कैंसिल आउट हो, तो क्या बचा MT⁻²। ये डायमेंशन फॉर्मूला रहा बच्चे किसका, फोर्स कांस्टेंट का तुम्हारे पास। ये था बच्चे फोर्स कांस्टेंट के बारे में। अब वहाँ देखो, अब पिछली आपने पढ़ा था वहाँ पे 1T की वैल्यू पढ़ी थी तुमने 2 पाई अंडर रूट वाई बाय में ए पढ़ा था, वाई बाय में ए पढ़ा था अपने टाइम पीरियड की वैल्यू। यहाँ देखो 2 पाई अंडर रूट वाई। तो हम फोर्स को मैं एक्सेस में क्या लिखता हूँ, फोर्स, ठीक है, F इज इक्वल टू MA। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स डिवाइड बाय में एम, फोर्स डिवाइड बाय में एम। तो डिवाइड बाय में क्या लिखता हूँ, यहाँ पे एम भी लिख सकता हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट एम को 1 ले जाओ, एम वाई डिवाइड बाय में एफ, ये टाइम की वैल्यू बन सकती है। अब यहाँ देखो भाई, वाई बाय में एक्स, वाई क्या थी, डिस्प्लेसमेंट थी, डिवाइड में क्या है तुम्हारे पास एफ फोर्स कांस्टेंट, रिस्टोरिंग फोर्स बोल दो। तो वाई बाय में एफ तुम्हारे पास 1/k हो सकता है, 1/k हो सकता है तुम्हारे पास, क्लियर है अभी। तो डिवाइड में k लगा सकते हो, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय में k। तो यहाँ से हो जाएगा अभी। यदि तुम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहो तो 1/2 पाई अंडर रूट k बाय में m, ये स्प्रिंग कांस्टेंट की फॉर्म में तुम्हारी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बच्चे, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जिसका नाम रहेगा सिंपल पेंडुलम। तो अच्छे से कीजिए बच्चे, जो भी समझ में नहीं आ रहा आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।